स्वागत। आज हम संविधान के एक ऐसे हिस्से की गहराई में उतर रहे हैं जो अक्सर चर्चा में रहता है और शासन की दिशा तय करने में ना काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। जी। हमारे पास जो सामग्री है मतलब जिसमें एम लक्ष्मीकांत की किताब के नोट्स और यूपीएससी के पिछले वर्षों के प्रश्नों के संदर्भ भी हैं, वो इशारा करती हैं कि अनुच्छेद 36 से 51 को समझना एक तरह से भारतीय राज व्यवस्था की आत्मा को समझने जैसा है। बिल्कुल सही कहा। तो आज का हमारा इरादा क्या है? इरादा है इन स्रोतों की मदद से अनुच्छेद 36 से 51 के पीछे छिपे मूल विचार को पकड़ना, उनके असली महत्व को समझना। मतलब ये सिर्फ किताबी बातें हैं या इनका हमारी शासन व्यवस्था पर वाकई कोई गहरा असर है? चलिए इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। और ये संविधान का भाग 4, जिसमें ये अनुच्छेद 36 से 51 आते हैं, वास्तव में एक अनोखा अध्याय है। ये सिद्धांत आप कह सकते हैं हमारे संविधान निर्माताओं की आकांक्षाओं का घोषणा पत्र है कि भारत भविष्य में कैसा राज्य बनना चाहेगा। निवेशक तत्व, ये शब्द सुनने में तो ऐसा लगता है जैसे कोई दिशा निर्देश दिए जा रहे हों। लेकिन अनुच्छेद 36 से 51 में आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ नैतिक सलाह है या इनसे कुछ ज्यादा? हाँ, यहीं पर एक दिलचस्प बात है और शायद यही इन सिद्धांतों की खासियत भी है। देखिए, अनुच्छेद 37 साफ कहता है कि ये सिद्धांत किसी भी अदालत द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते। अच्छा। हाँ, यानी ये गैर न्यायोचित हैं। आप सरकार पर मतलब मुकदमा नहीं कर सकते कि वो किसी निदेशक तत्व को लागू क्यों नहीं कर रही। ओके। लेकिन उसी अनुच्छेद में ये भी कहा गया है कि ये सिद्धांत देश के शासन में मूलभूत हैं। फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। मूलभूत, जी, मूलभूत। और कानून बनाते समय इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। अच्छा, तो मतलब एक तरफ कानूनी बाध्यता नहीं, दूसरी तरफ देश चलाने के लिए बुनियादी सिद्धांत और राज्य का कर्तव्य भी। ये तो थोड़ी उलझन वाली बात लगती है। हाँ, लगती है। और ये राज्य कौन है जिसका ये कर्तव्य है? लक्ष्मीकांत की पुस्तक अक्सर इस राज्य शब्द की परिभाषा पर जोर देती है ना? बिल्कुल। और ये महत्वपूर्ण भी है। अनुच्छेद 36 इस भाग आईवी के लिए राज्य की वही परिभाषा अपनाता है जो मौलिक अधिकारों यानी भाग 3 के लिए अनुच्छेद 12 में दी गई है। अच्छा, वही परिभाषा। हाँ जी। इसका मतलब है भारत सरकार और संसद, राज्यों की सरकारें और विधानमंडल और सभी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण जैसे पंचायतें, नगरपालिकाएं, सरकारी कंपनियां, तो ये कर्तव्य इन सभी पर लागू होता है। तो आप कह सकते हैं कि ये सिद्धांत सरकार के लिए एक नैतिक कंपस की तरह हैं, दिशा दिखाते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। लेकिन अगर सरकार उस दिशा में न जाए तो आप कानूनी तौर पर उसे मजबूर नहीं कर सकते। फिर भी इन्हें अनदेखा करना संविधान की मूल भावना के खिलाफ माना जाएगा। समझ गई। तो ये कानूनी हथकड़ी नहीं बल्कि एक नैतिक और राजनीतिक दिशाबोध है। और अगर लक्ष्मीकांत जैसी किताबें और यूपीएससी की परीक्षाएं इन पर इतना ध्यान देती हैं, तो इसका मतलब है कि इन्हें सिर्फ नैतिक सलाह मानकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इनका वजन तो है। बिल्कुल। इनका वजन इसलिए भी है क्योंकि ये भारत को एक लोक कल्याणकारी राज्य यानी एक वेलफेयर स्टेट बनाने के लक्ष्य को दर्शाते हैं। वेलफेयर स्टेट। जी, संविधान निर्माता सिर्फ राजनीतिक आजादी नहीं चाहते थे, वो सामाजिक और आर्थिक न्याय पर आधारित एक समाज बनाना चाहते थे। निदेशक तत्व इसी सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र का खाका पेश करते हैं। अच्छा। हाँ, लक्ष्मीकांत अपनी किताब में शायद इसी बात पर जोर देते हैं कि कैसे ये सिद्धांत सामाजिक क्रांति के उपकरण हैं, और यूपीएससी के प्रश्न अक्सर इसी पहलू की समझ को परखते हैं कि उम्मीदवार सिर्फ अनुच्छेद रटकर आया है या उनके पीछे की सोच और उद्देश्य को भी समझता है। ये बात तो दिलचस्प है। तो क्या हम कह सकते हैं कि अनुच्छेद 36 से 51 मिलकर शासन के लिए एक तरह का विस्तृत एजेंडा या लक्ष्य सूची बनाते हैं? इन स्रोतों को देखकर लगता है कि इन अनुच्छेदों में कई तरह के सिद्धांत शामिल हैं। हाँ, निश्चित रूप से। अगर हम अनुच्छेद 38 से 51 को देखें तो उनमें एक व्यापक दृष्टि दिखती है। इन्हें मोटे तौर पर, जैसा कि लक्ष्मीकांत जैसी मानक पुस्तकों में अक्सर विश्लेषण मिलता है, 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। हाँ, बताइए। पहला, समाजवादी सिद्धांत। ये सिद्धांत सामाजिक और आर्थिक न्याय पर जोर देते हैं। जैसे? मिसाल के तौर पे अनुच्छेद 38 कहता है कि राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिसमें सामाजिक, आर्थिक
और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित हो और आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता को कम करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 39 के कुछ हिस्से जैसे ख और ग जो भौतिक संसाधनों के स्वामित्व और नियंत्रण को आम भलाई के लिए व्यवस्थित करने और धन के संकेंद्रण को रोकने की बात करते हैं, या फिर समान काम के लिए समान वेतन यानी अनुच्छेद 39 घ, ये सब समाजवादी विचारधारा से प्रेरित लगते हैं। अच्छा। यूपीएससी अक्सर इन आर्थिक न्याय वाले अनुच्छेदों पर व्यावहारिक प्रश्न पूछता है। सही। और दूसरी श्रेणी? दूसरी है गांधीवादी सिद्धांत। ये महात्मा गांधी के विचारों पर आधारित हैं। गांधीवादी, हाँ। जैसे अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के संगठन की बात है ताकि वे स्वशासन की इकाइयों के रूप में काम कर सकें, या अनुच्छेद 43 में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का जिक्र। अच्छा, हाँ, पंचायतें और कुटीर उद्योग। जी, ये सिद्धांत जमीनी स्तर पर लोकतंत्र और आत्मनिर्भरता को दर्शाते हैं। लक्ष्मीकांत शायद बताते होंगे कि कैसे 73वें और 74वें संविधान संशोधन ने अनुच्छेद 40 को जमीनी हकीकत बनाने में बड़ी भूमिका निभाई, हालांकि इसे लागू करने में काफी समय लगा। हाँ, ये तो हुआ है। और तीसरी श्रेणी? तीसरी है उदार बौद्धिक सिद्धांत। ये लिबरल विचारधारा को दर्शाते हैं। ओके। जैसे अनुच्छेद 44 जो सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने का निर्देश देता है। यूसीसी, हाँ, ये तो बहुत चर्चा में रहता है। बिल्कुल। या फिर अनुच्छेद 50 जो राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने की बात करता है ताकि न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनी रहे। न्यायपालिका की स्वतंत्रता ये भी अहम है। जी। और अनुच्छेद 51 जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने, राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंध बनाए रखने की बात करता है। ये वर्गीकरण तो समझने में काफी मदद करता है, खासकर अनुच्छेद 44 यूनिवर्सल सिविल कोड और अनुच्छेद 50 न्यायपालिका का पृथककरण। ये तो अक्सर खबरों और बहसों में रहते हैं। क्या यूपीएससी के प्रश्न इन पर बदलते सामाजिक राजनीतिक माहौल को दर्शाते हैं? हाँ, ऐसा अनुमान लगाना गलत नहीं होगा। यूपीएससी के प्रश्नों का विश्लेषण करने पर अक्सर ये दिखता है कि समसामयिक मुद्दों से जुड़े संवैधानिक प्रावधानों पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। अच्छा। उदाहरण के लिए अनुच्छेद 44 पर बहस पुरानी है, लेकिन हाल के वर्षों में इस पर चर्चा तेज हुई है, तो संभव है कि प्रश्नों की प्रकृति भी उसी हिसाब से विकसित हुई हो, जो शायद सतही जानकारी के बजाय गहरी समझ की मांग करती हो। जैसे कि इसके पक्ष विपक्ष में तर्क क्या हैं, या इसे लागू करने में क्या चुनौतियां हैं, जैसा लक्ष्मीकांत में विश्लेषण मिल सकता है। इसी तरह अनुच्छेद 50 न्यायपालिका की स्वतंत्रता के संदर्भ में हमेशा प्रासंगिक रहता है। तो ये सिद्धांत सिर्फ अतीत के आदर्श नहीं है, बल्कि वर्तमान की बहसों और भविष्य की दिशा से भी जुड़े हुए हैं। लेकिन एक सवाल मन में आता है, अगर ये लागू करने योग्य नहीं है, तो क्या इनका कोई व्यावहारिक असर हुआ भी है, या ये सिर्फ संविधान की किताब में सुंदर लगने वाले शब्द हैं? ये एक बहुत वाजिब सवाल है। देखिए, सीधे तौर पर लागू न होने के बावजूद इनका गहरा प्रभाव पड़ा है। पहली बात तो ये कि जैसा हमने कहा, ये शासन के लिए मूलभूत हैं। हाँ। कोई भी सरकार सैद्धांतिक रूप से इनकी पूरी तरह अनदेखी नहीं कर सकती, क्योंकि ये जनता के प्रति उनकी जवाबदेही का हिस्सा बनते हैं। अच्छा। दूसरी और शायद ज्यादा महत्वपूर्ण बात, न्यायपालिका ने समय समय पर मौलिक अधिकारों की व्याख्या करते समय निदेशक तत्वों को महत्व दिया है। अच्छा, लेकिन मौलिक अधिकार तो न्यायोचित है और ये नहीं, इनमें टकराव हो तो? यही तो वो बिंदु है जहां लक्ष्मीकांत जैसे विश्लेषण और सुप्रीम कोर्ट के फैसले महत्वपूर्ण हो जाते हैं। हाँ, बताइए। शुरुआत में माना जाता था कि मौलिक अधिकार निदेशक तत्वों से ऊपर हैं। जी। लेकिन धीरे धीरे, खासकर केशवानंद भारती मामले के बाद और फिर मिनर्वा मिल्स मामले 1980 में, सुप्रीम कोर्ट ने यह स्थापित किया कि मौलिक अधिकार और निदेशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं। पूरक, कॉम्प्लीमेंट्री। जी, कॉम्प्लीमेंट्री। वे एक ही रथ के दो पहिए हैं और दोनों के बीच संतुलन बनाए रखना संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। अच्छा। अदालत ने माना कि मौलिक अधिकारों का लक्ष्य राजनीतिक लोकतंत्र है, तो निदेशक तत्वों का लक्ष्य सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र, और दोनों मिलकर ही पूर्ण लोकतंत्र बनाते हैं। वाह। इसलिए मौलिक अधिकारों की व्याख्या करते समय निदेशक तत्वों के लक्ष्यों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। तो ये एक तरह का सहजीवी रिश्ता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ये तो वाकई संविधान को एक जीवंत दस्तावेज बनाता है। इसका मतलब है कि अनुच्छेद 36 से 51 का प्रभाव सिर्फ सरकारों की नीतियों तक सीमित नहीं, बल्कि कानूनों की न्यायिक व्याख्या पर भी पड़ा है। बिल्कुल, और अन्य महत्वपूर्ण कानून और सरकारी योजनाएं सीधे तौर पर इन निदेशक तत्वों से प्रेरित रही हैं। अच्छा, जैसे न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, मातृत्व लाभ अधिनियम, समान पारिश्रमिक अधिनियम, ये सब अनुच्छेद 39 से जुड़े हैं।
या बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम। हाँ, ये तो जरूरी कानून है। फिर पंचायती राज व्यवस्था का संवैधानिक दर्जा, वो अनुच्छेद 40 से प्रेरित है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, ये अनुच्छेद 48A से, जो बाद में जोड़ा गया। पर्यावरण वाला भी? जी। और कानूनी सहायता कार्यक्रम, अनुच्छेद 39A, ये सब दिखाते हैं कि निदेशक तत्व सिर्फ कोरे आदर्श नहीं रहे, बल्कि इन्होंने वास्तविक कानून निर्माण को दिशा दी है। यह जानना काफी आश्वस्त करने वाला है कि इन आकांक्षाओं को जमीन पर उतारने के प्रयास हुए हैं। तो अगर हम लक्ष्मीकांत और यूपीएससी पीवाईक्यूज के लेंस से देखें तो अनुच्छेद 36 से 51 का निचोड़ क्या निकलता है? निचोड़ यही है कि संविधान का भाग 4 यानी अनुच्छेद 36 से 51 भारत के लिए एक लोक कल्याणकारी, सामाजिक आर्थिक रूप से न्यायपूर्ण राज्य का विजन प्रस्तुत करता है। ये सिद्धांत गैर न्यायोचित होते हुए भी शासन के लिए मूलभूत हैं और राज्य यानी सरकारें और अन्य संस्थाओं के लिए एक नैतिक और राजनीतिक दायित्व तय करते हैं। सही। इनमें समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी आदर्शों का मिश्रण है, जो देश को एक समग्र दिशा देने का प्रयास करते हैं। और इनकी गहरी समझ, जैसा कि लक्ष्मीकांत की पुस्तक और यूपीएससी की परीक्षाओं से जाहिर होता है, सिर्फ अकादमिक जरूरत नहीं है, बल्कि ये समझने के लिए जरूरी है कि हमारा संविधान किस तरह के भारत का सपना देखता है। हाँ। और उस सपने को हकीकत बनाने के लिए क्या दिशा निर्देश देता है। निश्चित रूप से इन अनुच्छेदों 36-51 का अध्ययन हमें याद दिलाता है कि संविधान सिर्फ अधिकारों का दस्तावेज नहीं, बल्कि कर्तव्यों और लक्ष्यों का भी दस्तावेज है। बिल्कुल। ये कानूनी ढांचे को सामाजिक आकांक्षाओं से जोड़ता है और भविष्य की सरकारों के लिए एक एजेंडा तय करता है। तो आज हमने राज्य के नीति निदेशक तत्वों, खासकर अनुच्छेद 36 से 51 के महत्व और सार को खंगालने की कोशिश की, जैसा कि हमारे पास उपलब्ध सामग्री, लक्ष्मीकांत के नोट्स और यूपीएससी प्रश्नों के संदर्भों से संकेत मिलता है। ये वाकई शासन के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। और इन अनुच्छेदों 36 से 51 को समझना सिर्फ परीक्षाओं के लिए नहीं, बल्कि भारतीय लोकतंत्र की आत्मा, उसकी सामाजिक आर्थिक प्रतिबद्धताओं और संविधान की दीर्घकालिक दृष्टि को समझने के लिए भी जरूरी है। यहाँ एक विचार के साथ छोड़ जाते हैं जिस पर आगे सोचा जा सकता है। हमने देखा कि ये सिद्धांत अनुच्छेद 36 से 51 गैर न्यायोचित है, लेकिन शासन के लिए मूलभूत है और इनका व्यवहारिक असर भी हुआ है। जी। लेकिन सवाल ये उठता है कि स्वतंत्रता के इतने दशकों बाद क्या राज्य इन महत्वाकांक्षी लक्ष्यों जैसे आय की असमानता कम करना, समान नागरिक संहिता लाना या पूर्ण रूप से पंचायती राज को सशक्त करना को पाने में उतना सफल हो पाया है जितनी संविधान निर्माताओं ने उम्मीद की होगी? इन लक्ष्यों और जमीनी हकीकत के बीच का फासला कितना बड़ा है और इसे पाटने के लिए और क्या करने की जरूरत है? ये एक ऐसा सवाल है जो इन सिद्धांतों के अध्ययन से स्वाभाविक रूप से उपजता है और जिस पर लगातार विचार विमर्श जरूरी है।